वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एक इंतहाई अहम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उन हार्मोन के टाइप्स कौन से और वो हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी सेक्रीशन कहाँ से होती है और उनकी सेक्रीशन कंट्रोल कौन करता है। और इसके साथ हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड्स मेडिसिन यूज होते हैं उनका हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, उनका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उनकी सेक्रीशन उनकी एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से कैसे होती है और उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी पे। और इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है और इसका पार्ट 2 का लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड्स, जो ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में एक्सप्लेनेशन के साथ कि एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे पास हमारे बॉडी में दो होते हैं जो हर एक किडनी पे होता है। द एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और वो एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास देखो वो हमारे पास इस तरह, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ना वो इस तरह हमारे किडनी के ऊपर होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला होता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। द मेडुला सेक्रेट कैटेकोलामीन वेयर एज द कॉर्टेक्स सेक्रेट टू टाइप्स ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। देखो जो मेडुला है वो कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जिसमें आते हैं, जिसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी हम कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है वो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स को सेक्रेट्स करता है। और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे भी इसी कार्टिकोस्टेरॉइड्स को, इसी को हम पढ़ेंगे कि ये हार्मोन किस तरह हमारे बॉडी में सेक्रेट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और हमारे पास कौन कौन से स्टेरॉइड मेडिसिन हमारे बॉडी में यूज कर सकते हैं जब भी इन हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या हमारे पास स्टेरॉइड मेडिसिन और किस फंक्शन के लिए यूज होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के फिर मजीद 3 जोन हैं। जो आउटर जोन है The adrenal cortex has 3 जोन। जो आउटर जोन हमारे पास है उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, प्रोड्यूस मिनरल कार्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन। जो आउटर जोन है उसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं और वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है जो हमारे पास मिनरल कार्टिकॉइड हार्मोन है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में सोडियम की रिटेंशन, ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना, ये हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखना, हमारे बॉडी के फ्लूइड लेवल को बैलेंस रखना, ये इस एल्डोस्टेरोन मिनरल कार्टिकॉइड का काम है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड आ जाता है जोन, वो कौन सा है, वो हमारे पास मिडिल जोना है जिसको जोना फेजिकुलेटा कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन को। ये भी एमसीक्यूज है कि जो मिडिल जोन है वो कार्टिसोल सेक्रेट करेगा और इसका काम क्या है, ये हमारे बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेस करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे पास थर्ड और इनर जोन है उसमें उसका नाम क्या है, उसका नाम है जोना रेटिकुलरेसा दैट सेक्रेट्स एड्रिनल हार्मोन एंड्रोजन। जो इनर ग्लैंड इनर जोन है हमारे पास उसको जोना रेटिकुलेसा कहते हैं और वो क्या है, वो हमारे पास एंड्रोजन सेक्रेट करता है जो मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक लेकर आता है, जो इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से आप ये देख ले। तो ये 3 जोन हैं, ये कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो 2 लाइन है इसको अभी आप समझे, आने वाली स्लाइड में फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। यहाँ कहते हैं कि सेक्रीशन इज कंट्रोल बाय पिट्यूटरी एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कि जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड होता है तो उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स ये हार्मोन सेक्रेट करता है जो अभी हमने पढ़ लिए, तो वो अंडर कंट्रोल होता है एसीटीएच के, जो हमारे पास स्टैंड करता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन की सेक्रेशन होती है
स्ट्रोपिक हार्मोन की, और ये एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कि आप अपने हार्मोन प्रोड्यूस करें। तो इसकी जो कंट्रोल होती है वो अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी में फिर एसीटीएच के। उसके बाद अब पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच कब रिलीज करेगा? जब हाइपोथैलेमस उसको मैसेज देगा, और वो कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के फॉर्म में अगर वो उसको मैसेज दे तो वो क्या करेगा? वो एसीटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा, और वो एसीटीएच फिर मैसेज देगा एड्रिनल ग्लैंड को कि वो अपने हार्मोन सेक्रेट करे। तो इस तरह इसकी सेक्रेशन वो अंडर कंट्रोल होती है पिट्यूटरी और उससे पहले हाइपोथैलेमस की। Glucocorticoids are as a feedback inhibitor of ACTH and corticotrophin releasing hormone। जो हमारे पास हार्मोन है उसका लेवल भी एज अ फीडबैक काम करता है कि अगर ब्लड में उसका लेवल नॉर्मल होगा तो वो एसीटीएच और सीआरएच को मैसेज देगा कि वो अपने हार्मोन्स, वो अपने मैसेंजर और केमिकल्स रिलीज ना करें, क्योंकि तब ज़रूरत नहीं होती आपको हार्मोन की। जब आपके पास ब्लड में इसका लेवल कम हो जाए तो मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो सीआरएच को रिलीज करता है, और वो जो सीआरएच है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दे देता है कि आप एसीटीएच को रिलीज करें। जब एसीटीएच रिलीज होगा तो वो एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देगा कि ब्लड में हार्मोन की मिकदार कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज करें और उसको ब्लड में सेक्रेट करें। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ रिलीज है इन हार्मोन्स। अब ये हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो ये आप यहाँ पे देख ले, इनके नाम याद रख ले एमसीक्यूज के लिए, आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। हमारे पास बीटा मेथासोन है, हमारे पास कार्टिसोन है जो कार्टोन के नाम से आते हैं, डेक्सा मेथासोन डेकाड्रान है, डेक्सा के नाम से जो अक्सर मशहूर है, जो हमारे पास एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव हमारे पास एजेंट है। इसके बाद हाइड्रोकार्टिसोन सिलोकार्टिव कि जब हमारे पास किसी बंदे को कोई रिएक्शन हो जाए या किसी को एलर्जी वगैरह हो जाए या किसी को सख्त जुकाम हो तो उसमें फिर ये डेक्सा दिए जाते हैं। अगर डेक्सा से काम ना हो फिर उसको हाइड्रोकार्टिसोन देते हैं। कब? कि जब किसी को चेस्ट कंजेशन वगैरह हो तो ये अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज होते हैं। इसके बाद मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इसके बाद प्रेडनिसोन आता है, इसके बाद हमारे पास क्या है? ट्राइमेक्लोन। सही है, तो ये क्या है? ये हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हम यूज़ करते हैं, तो इसके नेम आपको आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। इस कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स अब यहाँ पे आप देख लें कि कार्टिकोस्टेरॉइड आर क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस इन एड्रिनल कार्टेक्स। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया, कार्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन एड्रिनल कार्टेक्स में होगी और ये हमारे पास नेचर के लिहाज से स्टेरॉइड हार्मोन है। कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर इन्वॉल्व इन वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अब मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि ये स्टेरॉइड्स हैं और ये बहुत से फंक्शन के लिए यूज़ होता है, बहुत से सिस्टम में ये यूज़ होते हैं। कब? कि ये हमारे पास स्ट्रेस रिस्पांस में भी रिलीज होते हैं, वहाँ पे भी इनका फंक्शन है जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास इम्यून रिस्पांस एंड रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन भी करते हैं ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म भी ये करते हैं। इसके बाद ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को नॉर्मल रखना, उसको एक स्पेसिफिक रेंज में रखना, वो भी इनका काम है। तो ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स के डिफरेंट सिस्टम में इनकी इन्वॉल्वमेंट है जो आगे जाके और भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कार्टिसोल की रिलीज है कि ये किस पैटर्न से रिलीज होता है। कार्टिसोल इज द प्रिंसिपल ह्यूमन ग्लूकोकार्टिकाइड। हमारे पास कार्टिसोल जो है ये ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन है ह्यूमन का, और ये क्या करता है? ये हमारे पास आगे जाके हम इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये हमारे पास और इम्यूनोसप्रेसिव भी है जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका क्या है कि नॉर्मली इट्स प्रोडक्शन इज डायरनल विद अ पीक अर्ली इन द मॉर्निंग फॉलोड बाय अ डिक्लाइन एंड देन सेकेंडरी स्मॉलर पीक इन द लेट आफ्टरनून। इसकी जो हमारे पास रिलीज होती है सिंथेसिस और रिलीज वो डायरनल होती है। सुबह के वक्त ये ज्यादा होती है, मिड ऑफ द डे ये पीक पे चली जाती है और फिर इवनिंग के टाइम पे ये कम होती हैं और नाइट पे ये नेगेटिव पीक में होती हैं, स्मॉल पीक में होती हैं। तो इस हार्मोन का सुबह के वक्त, दिन चढ़ते वक्त इसका रिलीज ज़्यादा होगा और रात के वक्त इसका कम होगा और खाना खाने के बाद भी इसका लेवल रेज हो जाता है। फैक्टर सच स्ट्रेस एंड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग स्टेरॉइड इन्फ्लुएंस सेक्रेशन।
अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, वहाँ पे उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी ये रिलीज होते हैं, इसके रिलीज जो है वो कंट्रोल होता है। दूसरा, जो हमारे पास ब्लड में इसके एक ख़ास मिकदार में ये सर्कुलेट करते हैं, अगर इसकी मिकदार कम हो जाए तो फिर इसका सिंथेसिस और रिलीज ज़्यादा हो जाता है ताकि ब्लड लेवल इसका नॉर्मल हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में कि इसकी स्टोरेज नहीं होती, हमारे बॉडी में कोई भी आर्गन नहीं है जहाँ पे हमारे पास इन हार्मोन की स्टोरेज हो। ये जितने प्रोड्यूस होते हैं उतने रिलीज होते हैं और उतने अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेजर पर्सन आकर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर मील, ये मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए बता दिया है ऑलरेडी कि जो इसका रिलीज होगा वो पीक पे होगा सुबह के वक्त और क्या खाने के बाद। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कार्टिसोल कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये तो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कराते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इनका एक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी किस तरह है कि दे प्रिवेंटिंग फास्फोलिपिड रिलीज, डिक्रीजिंग एजिनोफिल एक्शन एंड अ नंबर ऑफ अदर मैकेनिज्म। क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, जब भी कोई एंटीजन, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में उसको रिस्पांस देता है। अब वो इन्फ्लेमेशन, वो रिस्पांस नॉर्मल भी हो सकता है, वो रिस्पांस एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। मसलन कि हमारे पास अक्सर क्या होता है, अक्सर अगर कोई एलर्जी हो जाती है या कोई हमारे पास क्या है कि कोई ज़ख्म वगैरह है, वो इन्फ्लेमेशन बन गया है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। किस तरह कि वो सेल जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ये हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ये क्या करते हैं, ये उनको कम कर देते हैं। तो जो हमारे पास क्या है, इजिनोफिल्स डिक्रीज हो जाएंगी और जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनिन नहीं होगी, तो यही मॉलिक्यूल तो इन्फ्लेमेशन काज करते थे। अब अगर वो नहीं है तो आपके पास इन्फ्लेमेशन फिर नहीं होती और जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम हो जाती है, इसलिए इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मिनरल कॉर्टिकॉइड हैं, जो एल्डोस्टेरोन है, जो एड्रेना जो हमारे पास कहें जोना ग्लैमरुलोसा से रिलीज होता था मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन को, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, सोडियम रिटेंशन करा के किडनी में। सही है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब इनकी बायोसिंथेसिस है तो वो इंतहाई सिंपल है कि द कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल विद इन एड्रेनल कॉर्टेक्स, कि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास फैट्स का एक टाइप है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। सही है, तो ये कहें कि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स में इसकी प्रोडक्शन होती है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरोन जो हमारे पास हार्मोन है, तो इनका जो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों का सेम है, लेकिन इसके बाद जो लास्ट पार्ट प्रोडक्ट वो उसका सिंथेसिस का, उसमें अगर एल्डोस्टेरोन है तो उसकी सिंथेसिस अलग तरीके से होती है, और जो अगर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरोन है तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू वो हमारे पास कॉर्टिसोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास इन हार्मोन की बायोसिंथेसिस है सिंपल तरीके, और ये आप जो है ना ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने ये पॉइंट्स। अब इनकी सिंथेसिस की रेगुलेशन किस तरह होती है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है कि जब हमारे पास अगर इन हार्मोन की कमी है तो ब्लड में जो रिसेप्टर होते हैं वो परसीव कर लेते हैं कि ये हार्मोन कम है, इसकी नीड है, वो मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस वहाँ से क्या रिलीज करता है, वहाँ से कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देता है। वो हार्मोन मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एसीटीएच को रिलीज करता है, और वो एसीटीएच हमारे एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कि आप क्या करें, आप इन हार्मोन की सिंथेसिस करके आप इनको रिलीज करें। तो ये हमारे पास रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस है कि आपके पास इनकी जो सिंथेसिस होगी वो अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होगी। दूसरा ये हमारे पास इनका जो सिंथेसिस है वो अंडर कंट्रोल सर्केडियन रिदम होता है, मतलब डायरनल ये एक्टिविटी है हमारे पास कि ये मॉर्निंग में ज़्यादा और हमारे पास क्या है कि नाइट में या इवनिंग भी ये कम होते हैं। स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में हो, हाइपोग्लाइसीमिया में हो या फिजिकल स्ट्रेस में हो, तो उस कंडीशन में भी इसकी रिलीज आपके पास ज़्यादा होती है, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रेस में हमारे पास ये क्यों इनकी रिलीज होती हैं ज़्यादा।
अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये किस तरह आपके बॉडी में जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं, किस तरह ये आपके बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो अभी आप इनको समझ। Glucocorticoid act via their receptor located in nucleus, that are glucocorticoid receptor. Glucocorticoid receptor are widely distributed and located almost in all cell of the body. ये जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हैं तो ये हमारे बॉडी में वाइडली हर जगह पे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, हर जगह पे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और क्या होता है, इसके साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंबाइन होकर अपना फंक्शन, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में लोकेट करते हैं। वन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हैज अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन। दिस रिसेप्टर इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होते हैं उनके साथ एक डीएनए डोमेन होता है, लेकिन ये इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते, ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। बाइंडिंग ऑफ फ्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर फॉर्म एन अनस्टेबल कंपाउंड। तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो आपके पास फ्री स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल होते हैं वो इन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होते हैं और एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना देते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स दी steroid and glucocorticoid complex enter the nucleus and bind to DNA and regulate transcription। क्या करता है कि वो न्यूक्लियस में इंटर होके डीएनए के साथ कंबाइन होके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, आरएनए पॉलीमरेज और अदर हमारे पास फैक्टर्स को क्या करके एक्टिवेट करके। तो ये हमारे पास जो NFXB ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस फैक्टर कापा बी। तो ये हमारे पास एक ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना था, ये न्यूक्लियस में अंदर जाके ये आरएनए पॉलीमरेज को रेगुलेट करके और हमारे पास इस फैक्टर को क्या करके एक्टिवेट करके ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं डीएनए का। और ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, किसी भी डीएनए से आप एक कोडेड फॉर्म में एक मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर करें आप जो है, और फिर उस आरएनए के मुताबिक आपके पास आपके बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं जो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। द रिजल्टिंग मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड ब्रिंगिंग अबाउट फाइनल रिस्पांस। और फिर वो हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए बना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ पे राइबोसोम के थ्रू उससे अपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं। सही है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनते हैं वहाँ पे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने क्या किया कि वो अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो गए, जो एक जिसके साथ एक डीएनए डोमेन भी होता है, लेकिन वो खुद से चूंकि कुछ नहीं कर सकता था, इसके साथ स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। जब स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया और वो कॉम्प्लेक्स जब न्यूक्लियस में इंटर होता है तो वो क्या करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज और इन फैक्टर को कंबाइन करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन आपके पास हो जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है और उस मैसेंजर आरएनए वो साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के साथ मिलके वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और अपना फाइनल रिस्पांस शो करते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इन्होंने बताया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ब्लड लेवल जो है वो कंट्रोल करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। अगर यहाँ पे ब्लड लेवल कम है तो वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि आप क्या करें, आप रिलीजिंग हार्मोन को सेक्रेट करें। वो रिलीजिंग हार्मोन में क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि आप ट्रॉपिकल हार्मोन सेक्रेट करें। वो ट्रॉपिकल हार्मोन हमारे पास क्या करते हैं, वो ट्रॉपिकल हार्मोन हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड को मैसेज देता है कि वो क्या करें, वो हार्मोन को सिंथेसाइज और रिलीज करे ताकि आपके पास ब्लड लेवल इसका नॉर्मल तक आ जाए। तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या होते हैं, इसका रिलीज होता है। अब सम कंडीशन विच इफेक्ट लेवल ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अब यहाँ पे वो कंडीशन जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उसमें प्राइमरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी, अगर एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, कोई प्रॉब्लम है, या एड्रेनल ग्लैंड में कोई कैंसर है, या किसी का एड्रेनल ग्लैंड हटाया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अगर कोई आपके पास डिफिशियंसी आ जाए तो वो हमारे पास प्राइमरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी होगी, जिसको हम एडिसन डिजीज
कहेंगे। सेकेंडरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी में क्या होता है कि इसमें हमारे पास इनएडिक्वेट सेक्रीशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की। वो ट्रॉपिकल हार्मोन की सेक्रीशन कम होती है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस आपका नॉर्मल है, एड्रेनल ग्लैंड भी नॉर्मल है, लेकिन पिट्यूटरी की कोई ट्यूमर है या कोई इंजरी हुई या एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट हो गए, तो वो एसीटीएच को सही रिलीज नहीं करता। जब वो रिलीज ना करे तो क्या होगा? तो फिर हमारे पास उस बंदे में डिफिशियंसी आ जाती है, उसको सेकेंडरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी भी कहते हैं। और एट्रोजेनिक किसे कहते हैं? एट्रोजेनिक डिजीज, अगर कोई डिजीज मेडिसिन वगैरह के ओवरडोज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है उसको फिर हम एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्शियरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी है। तो टर्शियरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी में क्या होते हैं कि इसमें रिलीजिंग फैक्टर डिफिशियंसी, हाइपोथैलेमस का जो आपके पास रिलीजिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस का सीआरएच, कार्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर उसकी रिलीज सही से ना हो, हाइपोथैलेमस आपका इफेक्ट हुए या कोई बंदे का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसका सर में कोई चोट आई है कि उसका हाइपोथैलेमस काम नहीं कर रहा, तो अगर उस वजह से आपके पास रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा तो आपके पास एसीटीएच और एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन भी सेक्रेट नहीं होंगे। तो इसको फिर हम कहेंगे टर्शियरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशियंसी, और ये 3 आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद हाइपर सेक्रीशन, हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें हमारे बॉडी से डिफरेंट हार्मोन की सेक्रीशन ओवर होती है नॉर्मल से ज्यादा। तो अगर हाइपर सेक्रीशन है तो वो कुशिंग सिंड्रोम में हो सकता है। और इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर अगर है तो तब भी आपके पास इसके अमाउंट है वो कम ज्यादा हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड के लेवल को अफेक्ट करते हैं। और ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए रटा कर ले या याद कर ले अच्छे तरीके से। अब ये छोटा सा स्लाइड है, एक इंपॉर्टेंट था जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास द नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर हमारे बॉडी का कोई स्पेसिफिक या कोई यूजफुल रिस्पांस ना हो, एबनॉर्मल या हार्मफुल रिस्पांस हो किसी भी बाहर के रिस्पांस की तरह, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। और वो एजेंट जो आप में स्ट्रेस काज करते हैं तो उसको स्ट्रेसर कहते हैं, स्ट्रेसर। अगर कोई फिजिकल इंजरी, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई इन्फेक्शन अगर किसी का है उसकी वजह से वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या कोई टेम्परेचर कम ज़्यादा है, या रेडिएशन थेरापी, न्यूरोमस्कुलर अगर फीडिंग है, या कोई इमोशनल कोई वाकया हुआ है, कोई जिसकी वजह से उसका दिल दुखी हुआ हो, उसकी वजह से अगर वो आपके पास बंदा स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्ट्रेसर हैं। बॉडी यूजुअली टेंड टू अडॉप्ट विद सिचुएशन। देखो हमारे बॉडी नॉर्मली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया है कि अगर हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उसका अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो खुद को एडाप्ट करती है उस स्ट्रेस के खिलाफ। अगर हमारे बॉडी में अपना जो एडाप्टेशन सिस्टम है अगर वो फेल हो जाए तो क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक फेल इन स्ट्रेस एंड देयर इज कंटिन्यू सेक्रेशन ऑफ एसीटेट। क्या होते हैं कि हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है कि हमारे बॉडी में नॉर्मल जो है वो सेक्रेट होने थे, सही है, लेकिन अगर कोई पर्सन स्ट्रेस वगैरह में है, कोई इमरजेंसी कंडीशन में, तो हमारा अपना फेल जो है वो क्या करेगा? हमारा जो अपने हार्मोन्स हैं या अपने हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है? इस कंडीशन में फिर एबनॉर्मल मतलब एक कंटिन्यूसली इसमें एसीटीएच की सिक्रीशन होती है और वो क्या करता है? वो आपके बॉडी को स्ट्रेस की कोप करने की में हेल्प आउट करता है। अब ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल एक्शन है किस चीज़ के? हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स के कि वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करे, सही है। और वो किस तरह करते हैं कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके आपके पास ग्लूकोज लेवल को रेज करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके बॉडी को। कार्टिसोल इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू। ग्लूकोज का टिश्यू के अंदर जाना, ये कार्टिसोल इसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके पास हाई हो। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि एक्सप्लेन करेंगे तो वो इस तरह करता है। इसके बाद हमारे पास इसका एंटी इंसुलिन सेक्रेशन होती है। एंटी इंसुलिन सेक्रेशन मतलब ये है कि आपके पास इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है और इसमें आपके पास क्या है? ऐसी सेक्रेशन होती हैं जो ग्लूकोज लेवल जो इंसुलिन के फंक्शन को रिजेस्ट करे। इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। इसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है, स्पेशली हमारे पास प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करता है कि आप नाइट्रोजन ज़्यादा लेते हैं लेकिन सेक्रेट कम होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी कराता है, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड में जो आपके पास हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं।
इसके बाद ये लास्ट स्लाइड है इस यूनिट का कि इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, तो वो किस वजह से होता है वो नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी किया। यहाँ पे सिर्फ इसको जो है सरसरी हम दोहरा देते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स एंड बेसोफिल जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल हैं, तो ये क्या करता है, ये उनकी मिकदार को कम करता है, रिलीज को कम करता है। और यही सेल आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। जब इनकी मिकदार कम हो जाए तो ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास जो है इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास एंटी एलर्जिक भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी के एक्शन को क्या करते हैं, डिले करते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट है हमारे पास, और यही वजह है कि वो लोग जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह किया हो वो स्टीरॉयड कंटिन्यूस स्टीरॉयड पे होते हैं कि उनका अपना बॉडी जो है वो उस किडनी या लीवर के खिलाफ कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, उसको ख़त्म ना करे। इसके बाद सप्रेस द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन लिम्फोसाइट। ये क्या होते हैं कि जो हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनको सप्रेस करते हैं, लिम्फोसाइट्स की वे नॉर्मल लेवल को कम करते हैं, लिम्फोलाइसिस करते हैं। और ये फिर आपको हेल्प आउट किस में देगा, ये आपको हेल्प आउट इसमें देगा कि आपके पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बहुत जल्द ठीक हो जाता है, और इस तरह ये अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो करते हैं। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू।